अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ में हूँ अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवार उल हक काकड़ डिगना वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने आज 78वें इजलास से खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा के, और उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाक भारत अमन के लिए मसला कश्मीर का होना ज़रूरी है, और उन्होंने ये भी कहा कि अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर है। भारत ख़ित्ते में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है, और मसला कश्मीर को उन्होंने उजागर किया। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि अफ़गानिस्तान के अमन से ख़ित्ते का अमन जुड़ा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक इंटरनेशनल ख़बर और शामिल करेंगे जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो शाह सलमान ने की थी, वही बात आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने की है कि सऊदी अरब के साथ अमन माहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट होगी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से। मशरक़ी वुस्ता में एक नया जन्म होगा, जिस पर हम आज बात करेंगे कि हो क्या रहा है ये ख़ित्ते में। पाकिस्तान ने आज तक ज़ाहिर तस्लीम नहीं किया, और फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन सऊदी अरबिया का रवैया कुछ तब्दील नज़र आ रहा है। इस पर अपने मौजूद मेहमानों से हम बात करेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख़ में कोई तब्दीली नहीं हुई, और उन्होंने गुजरांवाला की जो ख़बर थी कि जहाँ किसी से उनकी मुलाकात हुई है, उनके कहने पर वो फ़ौरी चंद घंटों बाद वतन से चले गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और जरदारी साहब की गुज़िश्ता रोज़ बड़ी अहम मुलाकात हुई चौधरी शुजात साहब से, अंदरूनी कहानी वो भी आपके सामने लाएंगे। जबकि परवेज़ इलाही साहब ने कहा है जो हालात हैं इनमें तमाम सियासतदानों को अपनी हिफाजती ज़मानतें करा लेनी चाहिए। मतलब क्या है इस बात का, इस पर गुफ्तगू होगी। और हम बात ये भी करेंगे कि आज बड़ी अहम मुलाकात गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की हुई है। हाफिज़ नईम रहमान उनके मरकज़ वो चल कर गए, हालांकि इन दोनों की तरफ से यानी कि एमक्यूएम के गवर्नर और जमात इस्लामी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और एक बयानिया मुसलसल बनाया जा रहा है। गो कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो अपने 5 जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से बड़ी एक जो ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बड़ा मुबहम सा ऐलान था, क्योंकि सिर्फ ये कहा गया कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। शेड्यूल जिस पे अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो सबसे पहले पीटीआई ने कहा कि जी हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट जाएंगे इस पर, क्योंकि शेड्यूल का अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। दूसरा, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, जबकि ये बात जो हो रही है जनवरी के आखिर की, ये तो बहुत आगे जाके बात हो रही है। इस तरह एएनपी ने भी कहा है जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीएसए इजलास से पहले ही उनका एक बयान आ चुका कि हम भी यही चाहते हैं कि जो आइन में लिखा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस पर हम बात करें, हमारे साथ नवेद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार दानिश सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। मारूफ साहबी तज्ज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले मसला कश्मीर के हवाले से जो उजागर किया है यूएन के इजलास में हमारे वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब ने, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात की है, भारत के हवाले से भी बात की है, और भारत को ज़ाहिर इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह नवेद ज़ुबैर साहब बेनकाब किया जाना चाहिए, और वहाँ हम देख रहे हैं कि लोग बात तो कर रहे हैं इस पर, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी। आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी इन तमाम बातों को देखते हुए क्या कोई स्टैंड लेगी भारत के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला कश्मीर में जो है वो आमतौर पे अब यूएन काउंसिल में ही के इजलास में ही ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, या इस किस्म का कोई और इजलास हो जाए तो उसमें पाकिस्तान जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर देता है। पिछले कुछ सालों से टर्की के सदर भी हमारे बैक पे हैं, इसके अलावा और कोई हमें ख़ास सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन अब ये मौका है, इस वक्त इंडिया हॉट वाटर्स में है। जो कनाडा में उन्होंने उनका रॉ का सफ़ीर जो है उन्होंने डिपोर्ट किया है, उसके बाद जो तलखियाँ चल रही हैं, उसके बाद एक और मर्डर हुआ है, और अब ये गूंज है कि इंडिया दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है, और यूएन काउंसिल में जो उनकी तकरीर है वो बहुत अच्छी है, और उसमें उन्होंने हर वो बात की जो कि उनको करनी चाहिए थी पाकिस्तान का मौका, और यूएन काउंसिल को भी बोला कि ये आपके एजेंडे में, सलामती काउंसिल के एजेंडे में सबसे पुराना मसला है जिसको कि आपके उसके मुताबिक हल होना चाहिए था, और कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देनी थी, उनको फैसला करना था। लेकिन अभी तक आप इस मसले को हल नहीं कर पाए। उसके बाद कई और जंगें भी हो चुकी हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा बनी ही इसलिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि मज़ीद कोई वर्ल्ड वॉर ना हो और ऐसी कोई बड़ी जंगें ना हो, लेकिन वो उसमें नाकाम है। साथ में अफ़गानिस्तान वाला मसला आया बहरहाल। लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त जितनी भी चीज़ें हमें बरूकार लानी चाहिए, हर सतह पे करनी चाहिए। खाली यूएन काउंसिल के इजलास के बाद खामोश नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान को, बल्कि मुसलसल दबाव डालना चाहिए खुद भी और अपने जो हमारे हम ख्याल ममालिक हैं उनके ज़रिए भी।
अच्छा, इस पर जो बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान की जानिब से कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदातें हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कि आज इस बात को भी कोई लगभग 60 साल होने को आए हैं, नहीं अमल दरामद हो रहा जो उन्होंने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों के मुताबिक हक़ के राय दही के हवाले से। इस पर क्या आप समझते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को या मुल्क के हुक्मरानों को क्या ऐसा करना चाहिए और क्या ऐसी फ़िज़ा बनाएँ, माहौल बनाएँ कि मुतासिर कर सकें, बता सकें, मजबूर कर सकें कि उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? देखिए, एक आध दफ़ा ऐसा हुआ तो वो कभी अमेरिका ने वीटो कर दिया, कभी रशिया ने वीटो कर दिया था, एक दो दफ़ा ऐसा मरला आया था तारीख में। और अब दोबारा से ऐसे टेम्पो बनाना चाहिए। इसके लिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को यूज़ करना चाहिए और पाकिस्तान को, अब चीन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। अभी G20 मालिक की जो कॉन्फ्रेंस होती, चीन ने खुल के बाइकाट किया और इस वक्त पाकिस्तान ने नहीं और मुल्कों ने भी बोला है जो भारत में नस्ली इम्तियाज़ हो रहा है और जिस तरीके से खाली कश्मीरियों को नहीं, सिखों के साथ भी और लोगों के साथ भी वहाँ पे जिस तरह का सलूक हो रहा है और गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं, मार देते हैं, मिसिंग है थाउजेंड्स ऑफ लोग। तो इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि दबाव डालना चाहिए और इस दबाव को बरकरार रखना चाहिए और फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहिए सामने काउंसिल में, फिर देखते हैं कौन वीटो करता है, उस वक्त बार्गेन की जाए। आप क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया यूएन में, उस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो खिताब है वो अमूमी तौर पर पाकिस्तान इस तरह के मौक़िफ़ को बारहा बयान कर चुका है मुख्तलिफ़ मौक़ों के पास, चाहे पाकिस्तान के कोई भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हो। लेकिन फ़र्क यह है कि इस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ़ है। इस वक्त पाकिस्तान का और भारत का तनाव मौजूद नहीं है और पाकिस्तान उसमें एक पार्टी की हैसियत से मौजूद नहीं है। इस वक्त तनाव मौजूद है भारत और कनाडा के दरमियान। अब जब कनाडा और भारत के दरमियान तनाव मौजूद है, इस तनाव में पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर सकता है और पाकिस्तान ये बता सकता है कि जिस बात की हमने पहले निशानदही की थी वो अब वाज़े हो रही है। इंडिया की मुदाखलत न सिर्फ पाकिस्तान के ख़ित्तों तक बल्कि अब दुनिया भर में फैल चुकी है। लेकिन अली, इसमें एक सबसे बड़ा मामला ये है कि क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और उस मार्केट को कोई भी मुल्क खोना नहीं चाहता। मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। कश्मीर में आप देखिए किस तरीके से इज़्ज़त और आबरू तक महफूज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो पूरी दुनिया है, आलमी ताकत है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, और उसे अगर आप रहने दीजिए सिर्फ मुसलमान मुल्कों को भी अगर आप देखिए तो कोई भी हमारे साथ उस तरीके से खड़ा नहीं हुआ कि उस जुल्म और बर्बरियत पर बात कर सके। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से ईसाई खातून को न सिर्फ बरहना किया गया और उसे मार्केट में घुमाया गया, उस पर यूरोपीय यूनियन ने उस वक्त एतराज़ किया, लेकिन उस आवाज़ को भी दबा दिया गया। अब जब कनाडा ने इस पर हिम्मत करके बात की है तो आलमी ताकतों को चाहिए ये कि वो हक़ और सच का साथ देते हुए इस बात की तहकीकात करे कि भारत अपने मज़मूम मकासद के लिए किन किन मुल्कों के अंदर मुदाखलत कर रहा है। ये एक वाज़े तौर पर होना चाहिए और किसी भी मुल्क की सरहदों को हर सूरत में महफूज रहना चाहिए और उन सरहदों के अंदर किसी भी बैरून मुल्क से अगर कोई साजिश होती है, कोई कार्रवाई होती है, तो उसके लिए आलमी सतह पर ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि यह आखिर सिलसिला कब तक होगा। अब देखिए, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं वहीं पर ये बात भी आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल मेंबर के लिए भारत कोशिशें कर रहा है और कोई और नहीं, तुर्की जैसा मुल्क उसकी सपोर्ट कर रहा है। तुर्की के सदर ने ये बयान दिया कि जनाब हमें ये बेहतर लगता है कि भारत उसमें शामिल हो। तो अगर वीटो पावर अगर भारत के पास आ गई तो उसके बाद सोचिए कि वो कहाँ पर जाएगा। अच्छा, नहीं, इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल क्यों नहीं हो रहा, आपकी क्या इस हवाले से नज़रिया है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा तो सिर्फ उस जगह, अक़वाम मुत्तहिदा को मैं सिर्फ ताकत का खेल समझता हूँ। क्या अक़वाम मुत्तहिदा आज गुज़िश्ता अपने 76 सालों की तारीख़ के अंदर उन मकामात पर बोल सका है कि जहाँ पर अमेरिका ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा मचा दी? अमेरिका कहाँ से आ गया? तो नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना आपको, ये तो ताकतवर मुल्कों का मामला है ना, और ताकतवर मुल्क क्योंकि उस वक्त भारत की सपोर्ट चाहते हैं और भारत की सपोर्ट और भारत की मंडियों को चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस वजह से कभी भी कश्मीर के मसले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान हर प्लेटफार्म पर सन 1948 से आज तक हर प्लेटफार्म पर आवाज़ बुलंद कर क्या आप समझते हैं इसमें खारजा पॉलिसी का भी कसूर है? जैसा अभिभावक भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा 16 माह में बड़ी भागदौड़ की और 48 मालिक में उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश भी किया और किसी हद तक कामयाबी भी हासिल की, लेकिन 48 से ज़्यादा मेरे ख्याल से, और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से लेकिन हमें देखा कोई पेशरफ नहीं हो सकी। देखें, कहाँ मकबूजा कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जहाँ जहाँ पर भी बात करने की ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने ये किया कि दौरे किए,
और दौरे किए, जहाँ उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अब मुझे बात करनी चाहिए, वहाँ पर सिवाय भारत में जो इजलास हुआ जिसमें उन्होंने शिरकत की, वहाँ पर उन्होंने बात की कि जो कुछ भी इस वक्त भारत कर रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये क्या नताइज मरतब हुए वो आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान की जो साबका गवर्नमेंट रही है वो कश्मीर का और मौक़िफ़ जो है वो उस तरीके से कौम के सामने और बल्कि आलमी दुनिया के सामने भी पेश नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है ज़ुबैर साहब कि आप ये दोनों मेरे मौजूद मेहमान इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम इसका मतलब है कसूरवार अक़वाम मुत्तहिदा नहीं अमल दरामद करा सका, बड़े बड़े ममालिक के अपने माशी तहफ़्फ़ुज़ात कह लें, लालच कह लें, और दुनिया में ज़ाहिर है सब अपने ममालिक को पहले देखते हैं, अपना मफाद पहले देखते हैं, मफाद परस्ती कह लीजिए। लेकिन ये जो गुफ्तगू का जुमला जो आखिरी पेश किया अनीस मंसूरी साहब ने कि पाकिस्तान भी बेहतर अंदाज से अपने मौक़िफ़ पेश नहीं कर सका, मुत्तफ़िक़ इस बात से आप? देखिए, खाली पाकिस्तान को नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा एक्चुअली एक फेलियर इदारा है। वो जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद में वो कभी भी कामयाब नहीं पाया। वो 2 वक्त बड़ा अच्छा यूज़ किया उसको अमेरिका ने, एक इराक जंग में जिसमें उसने सारी दुनिया को मिला के इस पर पाबंदी लगा के किया, दूसरा अफगानिस्तान में। इन 2 वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना अमेरिकन पपेट बन के चला, और वो उसके अलावा अब देख रहे यूक्रेन की जंग हो रही है, पूरा यूरोप मुतासर है, वो कुछ नहीं कर पाया। उसका काम जंगों को रोकना था ना। कश्मीर का मसला, कश्मीर के मसले पे 2-3 जंगें हो चुकी हैं। उधर भारत को ना सिर्फ ये कि वो हक़ खुद इरादियत पे मजबूर करता, जब भारत ने आर्टिकल अभी 5 लगाया था क्या, जो वो करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, और कई 100 दिन तक उधर के लोगों पर कर्फ्यू लगा के रखा, कुछ नहीं बोली अक़वाम मुत्तहिदा। तो पाकिस्तान तो अपने हिस्से का रोल फिर भी अदा करता होगा, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है ना वो खुद वो अदा नहीं करता। अच्छा, एक और बात, अब मैं दूसरी खबर भी इंटरेस्टिंग खबर शामिल कर रहा हूँ। सऊदी अरब के साथ अमन माहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, और यही कुछ सऊदी वली अहद ने भी फरमाया कि जी हमारे ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत जल्द हम जो है हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही आला पैमाने पर हो चुके होंगे। और जिस तरह कहा नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा में आज के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने से नए मशरिक़ी वस्ता का जन्म होगा। इसराइल सऊदीया के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? एक मुस्लिम मुल्क का, एक तरफ फ़लस्तीन को देख रहे हैं हम, जब मज़ालिम जारी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया हुआ इसको, आज तक तस्लीम नहीं किया इसराइल को, और सऊदी अरबिया अगर इसराइल के साथ इस तरह के ताल्लुकात कायम कर सकता है तो फिर मुस्लिम उम्मा का क्या होगा? देखिए, कई मुस्लिम ममालिक तो ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और सऊदी अरब ने अगर तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कि इसराइल को तस्लीम करें। और पाकिस्तान उन पानियर्स में से है जिन्होंने फ़लस्तीन का मसला उठाया था। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान में इस्लाही सर्वाई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी यासिर अरफ़ात को, उस वक्त से ये मसला बहुत उजागर हुआ था। उसके बाद जो कुछ उन लीडरों के साथ हुआ वो एक तो खित्ते में तब्दीली आएंगी अगर इन दोनों का इत्तेहाद होता है किसी हवाले से? करीब आते ये हट गए। अगर इसराइल और सऊदीया के ताल्लुकात बनते हैं तो हो सकता है कुछ फ़लस्तीन में बेहतरी आए। और अगर अच्छा, बेहतरी आएगी आप समझते हैं? जी ज़रूर, वो कुछ ना कुछ तो, इसराइल भी दुनिया से कटा हुआ है ना, वो भी कुछ ना कुछ तो देगा भाई, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा ना उसको। अगर सऊदी ने तस्लीम कर लिया तो बाकी इस्लामी मालिक पे बड़ा प्रेशर आ जाएगा उसको तस्लीम करने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ देगा। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए फ़ायदा है फ़लस्तीन को, मैं उसके बगैर मेरे ख्याल में सऊदी नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ उससे लेगा। मानना होता है, इस तरह तो बहुत पहले मान चुके थे, इस तरह पहले माजी में कई दफ़ा करीब आते आते पीछे हुए हैं। तो दूसरे इस्लामी मुल्कों को तो एतमाद में नहीं लिया सऊदी अरेबिया ने, तो अभी उसने तस्लीम कहाँ किया? अभी तो मुज़ाकरात हुए। अब तो वो कह रहे हैं बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम तो। बहुत करीब पहले भी पहुँच चुके हैं, और अगर पहुँच चुके हैं तो क्या ब्रेक थ्रू है, किस बुनियाद पर तस्लीम करेगा इसराइल, क्या देगा फ़लस्तीन को, ऐसी क्या चीज़ देगा, वो देखने वाली बात है। चलिए, आप सर किस तरह आइंदा जंग ना करने की यकीन दहानी कराएगा, अमन माहिदे की करीब की चीज़ होगी, कोई ना कोई बड़ी चीज़ होगी जिसके बुनियाद पर तस्लीम करेगा, फिर पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा। खित्ते में क्या तब्दीलियाँ होंगी मंसूरी साहब अगर सऊदी अरबिया और इसराइल जिस तरह बहुत करीब पहुँच चुके हैं, ताल्लुकात भी अच्छे हैं, यूएई में तो ऑलरेडी वो आ चुके हैं, फिर सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात अगर दूसरे मालिक की तरह उनके भी हो जाते हैं तो खित्ते में क्या चेंजिंग आएगी? अली देखें, हम बहुत सारे मामलात में जज्बाती हो जाते हैं। इजराइल के क़याम के वक्त से 1948 से लेकर अगर आप देखें 1948 के फ़ौरन बाद ही मिस्र, तुर्की, ये तमाम ममालिक जो है वो इजराइल को न सिर्फ तस्लीम कर चुके बल्कि उनके साथ इनके बड़े अहम तिजारती मरासिम मौजूद हैं। हम अर्दगान को, तुर्की को देखते रहे कि जनाब बहुत बड़ी इनकलाबी फ़ोर्स और उन्होंने उसे तस्लीम करके रखा। तो एक मामला तो ये बड़ा अहम है कि देखिए अब रह जाएँ चंद और मुस्लिम ममालिक की। अब
अरब मुस्लिम ममालिक में 6 ममालिक ऐसे थे कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। उसमें से 4 इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। यूएई इसराइल को तस्लीम कर चुका, बहरीन तस्लीम कर चुका है। तो ये तमाम बड़े इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और उनके साथ न सिर्फ अब उनके ताल्लुकात बहुत हो चुके हैं, जो मुआहिदा इब्राहिमी है उसके मुताबिक सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं और ये सब सऊदीया की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। सऊदीया के साथ नाज़रीन थोड़ा सा बात आगे बढ़ा दूँ सर, वापस आता हूँ आपके पास। गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा बहरीन, मराकेश, सूडान ने भी तस्लीम मैं वही कह रहा हूँ ना, सब तस्लीम 4 ममालिक का मैंने जिक्र किया। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरबिया, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो एक स्ट्रेंथ रखते हैं। जब तक ये 3 तस्लीम नहीं कर लेंगे, मेरे ख्याल में ये छोटे ममालिक तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान से बात किए बगैर, एतमाद में लिए बगैर अगर सऊदी अरबिया कोई फैसला करता है तो मुस्लिम उम्मा की बात क्या हुई फिर? देखिए मैं इसमें हम इसको फोर्स कर लेते हैं ना, हम इसको एम्फसाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान को फ़िलहाल अब हम एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले उस खत्ते के अंदर जो 2 मसाइल हैं, जो सुन्नी ब्लॉक है उसकी हिमायत हमेशा से सऊदी अरब करता रहा है और सऊदी अरब में ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अंदर चाहे दीगर तहरीक जितनी भी चलती है उसकी सऊदी अरब हिमायत करता रहा है और उसको काफ़ी इमदाद भी रहता है। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता टेन्योर देखें तो उसके अंदर सऊदी इमदाद का बड़ा ही कमी हुई है और उसके बाद जो है वो सऊदीया के ताल्लुकात इसराइल के साथ एक अलग नहज पे जा रहे हैं। अगले चंद माह के अंदर सऊदीया, मार्च की हमें डेट मालूम है, मार्च के अंदर जो है ये ताल्लुकात तकरीबन बेहतर हो जाएंगे इनके, यानी कि सफ़ीर भी आना जाना शुरू हो जाएंगे। अब रह जाता है दूसरा हिस्सा, यानी इसराइल की बॉर्डर जो दूसरी तरफ लगती है वो लबनान के साथ लगती है, जहाँ पर शिया। इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है क्योंकि ईरान से ताल्लुका सऊदीया के बेहतर चाइना की वजह से हो गए? मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए ये पूरा जो मुआहिदा है इसमें न सिर्फ अमेरिका, देखिए ये मुआहिदे का सिलसिला जो है वो बाराक ओबामा के ज़माने से शुरू हुआ। उसके बाद ओबामा के बाद जब ट्रंप आया था तो ट्रंप ने बाकायदा मुआहिदा इब्राहिमी करवाया। इस मुआहिदा इब्राहिमी के अंदर मुस्लिम ममालिक के साथ साथ इसराइल को शामिल किया गया और मुआहिदा करवाया गया। आप देखें अरब लीग के अंदर इसराइल को शमूलियत दे दी गई है। जब अरब लीग के अंदर इसराइल को शमूलियत दे दी गई है तो मैं बात ये कर रहा था कि ये ब्लॉक तो एक तरफ हो रहा है, अरब ब्लॉक एक तरफ हो रहा है। अब रह जाता है अजम ब्लॉक, जो इसराइल के साथ बॉर्डर है वो लबनान की है। लबनान के अंदर हिजबुल्लाह शिया फोर्सेस का बड़ा इन्फ्लुएंस और उसके ऊपर ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब अगर अजम फोर्सेस में 2 तरह की फोर्सेस रह जाती हैं, 3 रह जाती है, तुर्की तो वैसे ही कबूल कर चुका है, अब 2 फोर्सेस रह जाती हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान जैसे ममालिक। अगर इसराइल जो ईरान है वो इस वक्त इसको तस्लीम करने की तरफ नहीं जाएगा और पाकिस्तान का जहाँ तक मसला है, देखिए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी मजबूत नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े स्टैंड की तरफ जा सके या इसराइल की मजबूरी हो कि मैं पाकिस्तान की हर सूरत में मुझे मदद करनी है। ना पाकिस्तान के पास वो फोर्सेस हैं कि जो इसराइल के अंदर बरह रास्त इन्वॉल्व होती हों और इसराइल के अंदर हमारा सियासी अमल दखल होता हो बहुत ज़्यादा। तो दरहकीकत पाकिस्तान तो बिल्कुल एक साइड लाइन पर है और पाकिस्तान के तस्लीम करने या ना करने से अगर आप ये समझते हो कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरब ममालिक और ये जो शिया ब्लॉक्स हैं यानी कि ईरान और हिजबुल्लाह, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं और अरब ममालिक अहमियत रखते हैं इसराइल के लिए। बाकी अगर और ज़ाहिर इसराइल के ताल्लुकात यूरोप के तमाम ममालिक के साथ हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ना होने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसराइल को, तो नहीं पड़ेगा। तो इसराइल की ख़ुद भी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ नहीं रही है कि जनाब वो रखे, लेकिन उसकी जो दिलचस्पी रही है वो अरब और ताकत है सर, मुसलमान मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है 57 मुल्कों में, ये वो सही है। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, बात अब करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे मुल्क में और कहा, फिर खबर एक आई बाहर कि जी उनको गुजरावाला किसी ने बुलाया और कहा कि जनाब मियाँ साहब ने जो बयान दिया है जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से, फैज़ ज़मीर साहब के हवाले से, जस्टिस साहब के हवाले से कि उनको ये क्यों मुजरिम हैं, कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, इनका एहतसाब होगा। और आने से पहले इस किस्म का बयान उन्होंने दे दिया और उनको पैगाम देकर भेजा गया वापस कि जनाब बड़े मियाँ साहब को जाके पैगाम दिया जाए। एक तो इसकी तरदीद की है शहबाज शरीफ साहब ने आज, और दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो शेड्यूल है 21 अक्टूबर को वतन वापस आने का, उसमें इन तमाम हालात के बावजूद तब्दीली नहीं की है। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब के मियाँ साहब का फ़ैसला कहा जा रहा है अब तक की इत्तलात के मुताबिक तो अटल है, लेकिन आप क्या आप भी अटल हैं अपनी बात पर कि नहीं आ रहे? देखिए आप पता नहीं क्यों कैदी नंबर 804 को एक कैदी नंबर 805 देना चाहते हैं। अच्छा, कैदी नंबर 804 खान साहब के बाद 5 मियाँ साहब बता रहे हैं, अगर वो आएंगे तो कैदी आप नंबर समझ रहे हैं 5 हो जाएंगे वो, यानी कि वो जेल से गए थे, वो जेल में आएंगे। ये बात वो किस लिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे? क्या कारनामा 4 साल में उन्होंने बाहर अंजाम दिया कि उनको आते साथ हार बना के मीनार पाकिस्तान ले जाए? वो कह रहे हैं 3 आदमियों को मैं एहतसाब करूंगा। वो तो हैसियत से एहतसाब करेंगे और पहले उन्होंने कौन सा एहतसाब कर लिया? ये वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, वो कह रहे लिख कर ले लें मुझसे, आप वज़ीर आज़म में बनूंगा, नून लीग जीतेगी, मुझसे लिख के ले लें। एक तो वो नहीं आएंगे और आएंगे तो कैदी नंबर 805 होंगे। अरे सुन सर, बड़े ही दो टोक कह दिया आज तो नवाज ज़ुबैरी साहब ने, लिख कर देने को तैयार हैं। एक तो मियाँ साहब आएंगे नहीं
और आए तो फिर कैदी नंबर 805 होंगे, 4 ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोच कर बैठी है कि उनके साथ आइंदा दिनों के अंदर क्या हो सकता है। हम अगर उनका नज़रिया देखें और पाकिस्तान के अंदर दूसरी ताकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जी कुछ नहीं। पहरेदार, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की सियासत को अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बारे में दिलचस्पी रख रही है कि आइंदा इलेक्शन से पहले पहले हर सूरत में किसी भी तौर पर नवाज शरीफ वापस आएँ। सही है। अब नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, और बाकायदा ये एक प्री प्लान तरीके से आ रहे हैं और बाकायदा एक एडजस्टमेंट के साथ आ रहे थे। अब हुआ ये कि एकदम से शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से जाना पड़ा। देखें, शहबाज शरीफ साहब किसी का कोई पैगाम लेकर नहीं गए। पहली बात मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ये जो इस तरह के पैगामात होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं कि शहबाज शरीफ को बुला कर ही कहा जाए जनाब उठ जाओ, ऐसे उठना है, ऐसा बैठना है, ऐसा नहीं होता। आमतौर पर इन पैगामात की को जिस तरीके से पहुंचाया जाता है बिलवास्ता और बराह तो तौर से चंद घंटों में वापस क्यों चले गए? अपनी एक चीज भूल आए थे वहाँ पे, वो लेने गए, बता देना यार। देखें चंद घंटों में यार, एक शख्स बगल लंदन में से आ रहा यार। है सर, पत्तों की सीनी, लंदन से एक शख्स गया और चंद घंटों बाद, महीनों बाद तो वापस आए थे, चंद घंटों बाद ही वापस चले गए बड़ी मियाँ साहब के पास। देखें कोई मजबूरी है? देखें मैं आपको खबर दूंगा तो आप उसे तस्लीम नहीं मेरे करेंगे। नहीं, खबर खबर चीज खबर भूल गए थे, वो लेने गए। नहीं, मैं खबर आपको दें, खबर दे खबर दें, मैं आपको खबर खबर देता हूँ। दरअकीकत शहबाज शरीफ साहब लंदन से एक पैगाम लेकर आए थे। पहले वो यहाँ से जब गए थे एक पैगाम आया था उनको, वो लंदन से एक पैगाम लेकर यहाँ आए थे, और यहाँ पर देखें मैं आपको बहुत क्लियर जिसको पैगाम दिया अब उनका पैगाम लेकर वापस गए। यही तो ये बात कह ये रहे तो हैं बात कर भाई, रहे मान लो हैं। यार। नहीं, ऐसा नहीं अच्छा ऐसा नहीं है। तो फिर रुके क्यों नहीं? यार, रुकना ज़रूरी है क्या? सर, मुल्क में किसी शख्स की केमो भी हो रही है, साबिक किसी शख्स की केमो भी हो रही है। सर यहाँ 16 महीने कुछ सही नहीं है। हुआ। मैं एक बात आपको 16 बता रहा हूँ, महीने मैं आपको नहीं एक बात बता रहा हूँ। 16 महीने के बाद अब रोजाना केमो नहीं नहीं हो हुआ रही। ना, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आप प्रोपेगेंडा एक जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो प्रोपेगेंडा यार, किया है, हुकूमत से जाती उससे बीमार समझ क्यों है ना। जाते हैं यार? देखिए, बीमारी की वजह नहीं है कैदी असल नंबर मामलात। 804 बीमार नहीं हुआ, उसने नहीं कहा मुझे बाहर निकालें। और देखें, पैगाम इस उससे तरीके से पूछेगा नहीं तो बोला मैं खुश जाते, हूँ यहाँ पे। पैगाम वो इस मुलाकात तरीके का से नहीं वक्त जाते, इस तरीके से नहीं जाते। सही है। बाकी जिसकी जो मर्जी हो वो कहता रहे। चले लेकिन जी, तरीका चले आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने आएंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी अहम मुलाकात की चौधरी शुजात साहब से, और वहाँ जो गुफ्तगू की, कुछ चीज़ें जो बाहर आई उसमें एक बात बड़ी अहम थी कि शुजात साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहा कि नून लीग आपके खिलाफ बयान दे रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बयान दे रही है, ये ठीक नहीं है, ये महाजराई ठीक नहीं है। जिस पर जरदारी साहब ने कहा कि जी हम आइन और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात कर रहे हैं, लेकिन शुजात साहब ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जो चली आ रही है, जो अच्छी है, वो बेहतर है। सर, किस तरह देख रहे हैं इस मुलाकात को? और शुजात साहब कह रहे हैं आपस में मत लड़ें, वजह क्या है? हालांकि तो काफ लीग के हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मशवरा दिया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में तो शहबाज साहब की आपको पता है बहुत अरसे तबीयत ठीक नहीं है और इतना अप टू डेट भी नहीं है। उनको नहीं पता कि पुलों से कितना पानी गुजर चुका है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें अब जुदा हैं। अब वो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि दोनों मिलकर फिर इलेक्शन लड़े। अच्छा, आप कह रहे हैं अब इत्तेहाद नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता। इलेक्शन से पहले? ये जो एक दफ़ा हुआ है वो उसी को भुगतेंगे अभी बहुत टाइम तक पीडीएम को। पर एनीवे, अब वो मुमकिन नहीं है। दोनों अपने अपनी इलेक्शन लड़ेंगे, अपने अपने छोटे मोटे इत्तेहादी बनाएंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे। राहें जुदा हैं। और इत्तेहाद ये ना एक- होने की वजह खान साहब तो नहीं, वो जेल में, उनका अब क्या जरूरत है इत्तेहाद करने की? नहीं, खान साहब देखिए, खान साहब नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। खान साहब तो बीच में आ गए, अब कितने टाइम के लिए आए ये देखना है। असल में आपको पता है ये दो पार्टियां ही चली आ रही हैं, लड़ी थी भी, और यही लड़ेंगे। बीच में इंटरवल हुआ है, और इस वक्त खान साहब अगर जेल में हैं और पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही आपस में लड़ रहे और बल्ले के निशान पे हुए तो बहुत फर्क पड़ेगा। फिर बहुत फर्क पड़ेगा। फिर मिलके लड़ेंगे। फिर तीनों को फिर मिलके लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर कोशिश करेंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी कोई और इत्तेहाद बनाए, हो सकता है पीटीआई के साथ हो। इत्तेहाद कोई सियासत में पीटीआई के साथ भी कोई खारिज सियासत इम्कान में- नहीं है, ये कह रहे हैं आप? कोई सियासत में कोई चीज खारिज इम्कान नहीं है कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर सकती है पीटीआई से भी, ये इंडिया दे दिया है नवीद वली साहब ने, आपको भी लगता है मेरी जा सकती है पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी का कोई कानून और उसूल तो है नहीं। वो खुद कहते हैं कि ये मुआहिदे कुरान और हदीस होते नहीं।
इसलिए कह रहे हैं आप। तो ये मुआहदे पुराने हदीस होते हैं। वो आप अच्छा नहीं होता ना। मेरी बात तो तो सुन अगर लीजिए ना। उन्होंने आप कहते क्या गलत हमने पूरा मौका दिया ना पीपल्स पार्टी को, 5 साल आप तो हुकूमत आप ऐसी बात करें, करेंगे तो बीच में- लेकिन मसला ये होता है कि पीपल्स पार्टी 15 साल हुकूमत कर ले, मगर अगर हम जरा सी आवाज़ बोले, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं वो कत्ल बदनाम, भी करें। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं हाँ, होता। हाँ। तो मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कल एमक्यूएम को कहे कि मैं आप जैसा कोई मुहिब्बे वतन नहीं, एमक्यूएम के बारे में फिर कहे कि जनाब आपसे बड़ा कोई दहशतगर्द नहीं है, कल कहे कि अल्ताफ़ हुसैन हमारा अंकल अल्ताफ़ हुसैन, कल कहे कि वो मुल्क दुश्मन, इनसे कोई बैद नहीं है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये तस्वुर करते हैं कि इनका कोई सियासी नज़रिया है, इनके कोई सियासी दोस्त पुरानी हैं, जमात है, सियासी जमात इस देखिए वक्त। आपको नज़रिया नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि ये उसूल है, ये करप्ट है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मुल्क मतलब दुश्मन है। नजरियाती जमात नहीं है। अरे कौन सी नज़रियाती जमात, मतलब कल तक वो कहे कि शहबाज से अच्छा हमने कोई देखा नहीं है, कल कहे शहबाज से बुरा कोई नहीं है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जो वक्त आने पर, जुमला मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सही है, आप समझ गए होंगे, वक्त आने पर किसी को भी दर्जा दे सकती है। सर ये और नजरियाती नहीं कह रहे क्योंकि आप अरे साबित करें ना, तारीख में साबित कर दीजिए आप, नजरियाती है या नहीं है। तारीख में सर ये साबित फिर कर कोड़े दीजिए। खाते रहे, नजरियाती लोग थे ना, कोड़े खाते रहे बेचारे। अरे भाई इनसे- बात सुने, इनसे तो- आप तारीख उठा के देखिए, शाही किले में कैद रहे, जिन्होंने कैद किया उनके साथ ही बाद में हुकूमत बनाई, जिस पर मुर्तजा भुट्टो ने एतराज किया था, सही, सर, और उसी ये एतराज बड़ी की बात कर दी बुनियाद पर उन्होंने। आज 22 तारीख है, 2 दिन बड़ी- पहले ये तारीख की बात हो रही है मुर्तजा यहाँ भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। हो गया भाई। आप जोहरी साहब ये हकायक है। बोलेंगे कि मैं बीच में बोल रहा नहीं नहीं नहीं, हकायक है ये नहीं है। हूं। हकायक को मस्त करना मेरे भाई ज्यादा और किसी का काम नहीं है, और किसी का काम नहीं है। इनको वो वक्त याद नहीं है जब इमरान खान ने कहा था बड़े नफीस लोग हैं ये, वो जुमला ये हजफ कर चुके हैं अपनी तारीख से। अगर पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को इत्तेहाद दी, और पीपल्स पार्टी तो अभी भी ये चाहती है कि साथ लेके चले, देखिए सिंध का हल पीपल्स पार्टी हालांकि का- जरूरत नहीं है। ये बॉटम लाइन है, जब जरूरत नहीं थी तब हम भी ये बात ही नहीं कर रहे, अब हम ये तो अपनी पीपल्स दोबारा पार्टी के मीटिंग रवैये की हो बात कर रहे हैं, गया। हम तो पीपल्स पार्टी के रवैये की बात कर रहे हैं, भाई, हम तो पीपल्स पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं नजरियाती नहीं है। नहीं, मैंने ये बात कही, सर, आप ये जो उसमें बात की- MQM की आप बात कर लें, पीटीआई की बात कर लें, पाकिस्तान कि में- जिन्होंने फांसी दी, मैं- उनके साथ मैं- इत्तेहाद किया, ये बात दुरुस्त है? देखिए मैं कोई पीपल्स पार्टी तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी भी अपने नजरियात के साथ खड़ी है इस वक्त, एक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमात इस्लामी है। और कोई पार्टी ये क्या सब नजरिया? इख्तिदार का, सबको इख्तिदार का है, वो जिसको चाहते हैं मिलाते हैं, लेकिन लेकिन मुर्तजा ये साहब फिर की भी मिसाल दी थी असूलों पे आपने, खड़ी तो हुई है। नजरिया आज बताइए भी- पीपल्स पार्टी का। आज भी अगर 90 दिन के इलेक्शन की सबसे पहले बात की पीपल्स पार्टी ने की, जब भी पीपल्स पार्टी के ही लोग शहीद हुए, पीपल्स पार्टी के लोग ही को असेंबली से मुअत्तल किया गया, हटाया गया वजीर आज़म को, पीपल्स पार्टी ही नहीं वापस डीरेल को पटरी पे चढ़ाया जमहूरियत को। पीपल्स और कौन सी पार्टी पार्टियां ने कुर्बानियां दी? इत्तेहाद वो बी कह- टीम बनी रही, नून लीग वगैरह हमेशा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है, अनीस मंसूरी साहब, मैं गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहा था एक रहनुमा से, उन्होंने कहा जी हमारा इत्तेहाद नून लीग से था, ज़िया की बाक़ियात से नहीं था। एक तो इनको हर जगह ज़िया की बाक़ियात नजर आ जाती है ना। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, कल तक जिसको कातिल लीग कहते थे, कल उसी से हाथ मिला रहे थे, यूं हाथ नहीं छोड़ लेते, ऐसे ही है, अदाकारी इसी को कहते हैं, ओ जब भाई। कहते हैं कातिल लीग, उसी को कातिल लीग कहा था ना जिसे कल हाथ मिला रहे थे। जमहूरियत में साथ लेकर चलने मुल्क को, इसलिए देखिए मुल्क को आगे जाके लेके जाने के लिए वसीतर बहुत मफाद- कुछ करना वसीतर पड़ता मफाद है, के लिए। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि वही जानता है जमहूरियत का, जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी हो, जिसने इस पार्टी अगर कुर्बानियां तो आपने दी है मोबाइल जमहूरियत के खरीदा है ना लिए, भाई, नहीं मान रहे आप इसको। अगर इन्होंने तो अगर ये मोबाइल खुद खरीदा होगा ना तो इसकी बड़ी हिफाजत करेंगे, कहीं से मिल गया होगा ना इनको, तो कभी गिर रहा होगा, कभी उठ रहा होगा, कोई नहीं। जमहूरियत के खिदमत तो मान रहे हैं जमहूरियत आप, के लिए कुर्बानी जिस कुर्बानी तो पार्टी मान दी, रहे वही हैं। जानती है, तो उसके लिए थोड़ा इस पे एक कमेंट कदम कीजिए, एक कदम सौ पीछे दे। कर दें। 100 दे। कुर्बानी नहीं दी पीपल्स 100 पार्टी। देखिए सर आपके नॉलेज क्या है? सर जो तारीख है वही मेन नॉलेज है, इनकी नॉलेज क्या है ये सौदे किए बताया ना, आप मुझे बताए ना, जिया की बाकियात से ही समझौते करके सौदा यार, जिया कर की 88 की बाकियात हुकूमत ली। से- सर कुर्बानियां तो है ना, एक मिनट भुट्टो बात। साहब फांसी चढ़ गए, मोहतरमा हाँ, एक शहीद, मिनट, मीर मुर्तजा तारीख शहीद। भाई, जिया की बाकियात नून लीग ना, मुस्लिम लीग नहीं, पहले इलेक्शन हुए 89 में, 88 में 88 में 89 में नून लीग अलग लड़ी, पीएस पार्टी अलग लड़ी, बिल्कुल। कोई इत्तेहाद किया? उसके बाद से हर इलेक्शन में देख लें कभी इत्तेहाद हुआ पीएस पार्टी का नून लीग का? 2008 में जब मोहतरमा शहीद हो गई, ये बाहर चले गए थे सियासत से, उनको वापस लेकर आए कि आप सियासत में तो रहें, इनको लेकर आए और अक्सरती जमात होने के बावजूद उनको मिलाया, फिर उन्होंने अपना काम दिखाया और 6 महीने बाद ये अलग हो गए नून लीग वाले। उसके बाद फिर बीच में इमरान खान आ गया, अलग अलग हो गए। अब जब पीडीएम बनी थी तो पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं है, तारीख में याद रखें,
लेकिन एक अदम एतमाद के लिए वो साथ हुए और उसकी वजह उन्होंने बता दिया कि नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। वो हुकूमत खत्म हो गई, ये अलग है, और अब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। ये है तारीख जो कि रिटर्न तारीख है। इन भाई के बाद पता नहीं कौन सी तारीख है। रिटर्न तारीख पीपल्स पार्टी की सुन ली सर आपने? पीडीएम बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थी। फजलुर रहमान साहब ने नून लीग के साथ लेकिन बाहर आ गए बाद में, नहीं, बाद में नहीं, बाहर आ गए, पीडीएम से मेरी क्यों बात- बाहर आई थी? मेरी- 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 बाहर आ गए। आप तारीख को मत वजह भी ना बता करें दो ना। क्यों बाहर आई थी? मैं बाहर बताता हूँ ना, बाहर आ गई। मैं आपको क्यों बताता आई थी? हूँ, मैं मैं बता- आपको आई बता थी। रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आई थी बाहर इसलिए आई क्योंकि बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, फिर गुजरावाला में नवाज शरीफ ने नाम लिए चंद लोगों के, इनको कहा गया हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हट गए किसी के कहने पर बिल्कुल सर? ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप उस वाक्य के बाद हटिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और किसने कहा? जिसने पीडीएम बनाई। देखिए ऐसा हुआ कि जब पीडीएम और अब तो राना सनाउल्लाह ने क्या भी दिया, किसने उसमें बनाई थी? ये तय हुआ था कि कोई एक हर बात की चीजें तय हुई थी कि ये लिमिट है, इससे आगे बात नहीं की जाएगी। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब पे पाबंदी थी, नवाज शरीफ से भी पाबंदी थी, वो बाहर थे, लेकिन उनको लीडर बनाना था मरियम ने और उसने, उन्होंने बार बार उनकी तकरीर कराई और वो तकरीर में अपनी सारी कुछ वो उस पर झाड़ते थे, बयान जो देते एंटी स्टेट बातें थी। पीएस पार्टी ने एक वार्निंग दी कि अगली बार ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अगली बार फिर जब कराची में हुआ तो उन्होंने ये किया, उसके बाद पीएस पार्टी पीडीएम से बाहर आ गई। किसी कहने पर नहीं, किसी के कहने पे क्यों आएंगे? अब तो असूलों पे बाहर आई है ना सर। यार। सही है, कहने पे तो नहीं आई ना। ये मैं तो ईमान में एक- था। एक ठीक है, चीज मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई, बता हर रहा एक हूँ, हर एक आपको का अपना एक अकीदा है। ये आप अपने सही है, मैं दलाइल पर बात कर रहा हूँ और मैं जब आप अकायद पे बात कर रहा हूँ। अकायद को तो दलाइल और हकायक की गुफ्तगू आपने सुन ली। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई आज कि राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला, उनका बड़ा अहम बयान आया, क्योंकि मियाँ साहब के हवाले से सबको मालूम है नून लीग ने एक्सटेंशन के लिए रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब को वोट दिया था। फिर बाहर जाने के लिए भी ये खबरें मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि जी बिल्कुल वो बाजवा साहब की वजह से गए थे, यानी उनसे डील करके मियाँ साहब तशरीफ ले गए। अब जब उनसे पूछा गया कि जनाब क्यों एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, तो उन्होंने आज इंकशाफ ये किया है कि जनाब हमने तो इसलिए दिया था कि खान साहब को घर भेजना था, कि हमें कहा गया था घर भेज देंगे, वोट दे दीजिए। पहले आप बता दीजिए अनीस मंसूरी साहब। देखिए इसमें अलग अलग बातें हैं। सही है, राना सनाउल्लाह क्योंकि इस वक्त जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ही माहौल बना हुआ है, चाहे तहरीक इंसाफ हो चाहे नवाज शरीफ हो, सब जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए। असल मामला इसमें था जनरल फैज़ हमीद साहब का। अगर आप तारीख़ को और सही वाक़यात को देखिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब की ये दिली ख्वाहिश थी कि ये 3 साल के लिए एक्सटेंड करे और ताकि 3 साल के बाद उनका सीनियरिटी में नाम आ सके, और उसी के लिए ही जो हमारे पास मालूमात है, उसी के लिए जनरल फैज़ ने न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बल्कि उनसे भी रब्ता किया था, नवाज शरीफ वालों से भी, और उसी के साथ ये खिचड़ी बनी थी। लेकिन अभी ये सियासी स्लोगन्स हैं। जनरल बाजवा इस वक्त वो पंचिंग बॉक्स है जिसको जितना मारें उतना फ़ायदा लें, तो ये एक पंचिंग बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। नवाज शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे जो मियाँ साहब ने डिमांड कह लें इसे या ऐलान जो कर दिया है कि जनरल बाजवा रिटायर्ड और रिटायर्ड फैज़ हमीद और जस्टिस साहब का कौमी मुजरिम में एहतसाब करूँगा और तमाम चीज़ें होनी चाहिए वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, लगता है आपको ऐसा हो सकता है? ये मियाँ साहब कर गुजरेंगे सब कुछ अगर आए तो वतन वापस? देखिए दो बातें हैं। एक तो मियाँ साहब ने जब भी जो बात की है वो की नहीं, बोला मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, 2 दिन बाद रिजाइन कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ के साथ जो कुछ किया उन्होंने, उनके साथ हुआ जिसको उन्होंने मनाया, वो भी आप सबने देख लिया। अब जनरल बाजवा, इससे आवाम को क्या लेना देना यार? अब इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, आवाम की उसकी बात करें, एक्चुअली उनके पास कोई चीज़ है नहीं बेचने की। वो महंगाई की बात कर नहीं सकते, पेट्रोल की बात कर नहीं सकते, किसी चीज़ की, उनको कुछ तो चीज़ बेचनी है, वो ये चीज़ लेकर आ गए हैं। क्या उनकी शायद ना आने का ये बहाना बन जाए? उनको ना आने का भी बहाना बनाना ना, क्योंकि मैं तो मेरा तो वही है कि ये नहीं आएंगे। अब इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ाती उनके ज़ाती अनाद है। बाजवा के साथ साथ एक साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम ले रहे हैं, जी जी, जिनको उन्होंने, जिसकी वजह से इनको सजा हुई। ये तो अपने ज़ाती पॉइंट स्कोर कर रहे हैं ना। भाई आवाम के लिए बात करो, आवाम का इनसे क्या लेना देना बाजवा रिटायरमेंट? और पाकिस्तान में जो जनरल रिटायर हो गया वो हो गया, वो पास्ट बन गया। आप उसको पंचिंग बॉक्स बनाए, कुछ भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। आप क्या समझते हैं सर इसको? कुछ नहीं, ये सारी सियासी जमातें एक दूसरे पर पंचिंग बॉक्स बना रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहती है कि नवाज शरीफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। नवाज शरीफ के पास कुछ नहीं है, ज़ाहिर कारकर्दगी तो किसी की कुछ है नहीं, तमाम सियासी जमातों की, तो वो इल्ज़ाम आयद कर देती है कि जनाब ये देखिए बाजवा ने किया। MQM के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो हाफिज़ नईमुर रहमान मिल जाते हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान के पास कुछ नहीं है तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और कुछ नहीं मिलता तो कामरान टिसोरी मिल जाता है।
अच्छा, कामरान टुसर साहब के हवाले से जी ज़राए कुछ खबरें इस तरह की दे रहे हैं, कामरान टुसर साहब के दिन कम रह गए हैं बतौर गवर्नर के। इस पर डिटेल से प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह, बताएंगे आपको किन वजूहात की बिना पर ऐसा लग रहा है। और पीपल्स पार्टी ने शिकायत कर भी दी है उनकी, और उन्होंने कहा कि जी सियासी गवर्नर, हालांकि वफाक के नुमाइंदे, लेकिन ये MQM को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी मुहिम गालबन चला रहे हैं। अच्छा, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, ये आपस में जमात इस्लामी MQM आमने सामने थी, गवर्नर और जमात इस्लामी आमने सामने आ गए, लेकिन फिर दोबारा गवर्नर साहब की तो सुलह सफाई हो चुकी है, आज गए थे वहाँ। लेकिन ये सारा हो क्या रहा है और क्या दोबारा ये आमने सामने भी आ सकते हैं? नवाज़ साहब, पहले आप बता दीजिए कि ये MQM शदीद तनकीद कर रही है जमात इस्लामी पर, जमात इस्लामी शदीद तनकीद कर रही है MQM पर। गवर्नर साहब ने भी गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बड़ी तनकीद की, और हाफिज़ नईम साहब के हवाले से यहाँ तक कहा कि ये रातों के आखिरी पहरों में मेरे पास आया करते थे और मेयरशिप के हवाले से बड़ी मेरे साथ बहुत बातें करते थे। तो बहुत क़यादत ने कहा तो वो बातें मैं बता दूंगा, लेकिन आज उन्होंने बुला लिया उनको और फिर दोनों भाई भाई बन गए। क्या लग रहा है, ये सिर्फ ड्रामा है, सियासत है, या वाकई कुछ है इस तरह की खबरें? देखिए, सियासत तो है। कराची इन दोनों के पास ले दे के कराची ही है, और कराची से क्योंकि जमात इस्लामी को लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन में काफ़ी सीटें मिल गई, अब वो काम कर रहे हैं, रोज़ बरोज़ हवाई मसाइल उठा रहे हैं, रोडों पर है, नज़र आ रही है। MQM उस पोजीशन में नहीं है कि वो कर सके। तो MQM का इस वक्त मसला जमात इस्लामी से, क्योंकि MQM को भी उन्हीं हलकों से लड़ना है जहाँ जमात इस्लामी समझती है कि हम जीत सकते हैं। ये सारा डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कोरंगी लांडी की सियासत है। अब जाती बात है, वो पीपल्स पार्टी तो इससे अलग है, पीपल्स पार्टी को तो ये हल्के ही नहीं है, अगर कोई सीट मिल गई तो वो उनका बोनस होगा। तो ये आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ये आखिर में और गवर्नर साहब की दोस्ती चल रही है। गवर्नर साहब का एक वाकया हुआ था गुज़िश्ता एक रात 2 रात पहले, एक पार्क के सिलसिले करने गए थे रऊफ सदीकी साहब के साथ, वहाँ पे इनके खिलाफ बड़े नारे लगाए गए और बड़ी चीजें, चोर चोर के नारे लगे थे, और बड़ा, वो मैं नहीं कहना चाहता, तो कुछ इस किस्म की जो लोगों ने तो कह दिया तलखियाँ हुई। उसके बाद जो है जब वहाँ से रिफ्यूज होके गए तो वो कागजात वागजात भेजे गए, इनको दिखाया गया कि ये ऐसा नहीं है जैसा आप करें, ऐसा है। तो जमात इस्लामी ने बकौल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको रिलाइज किया कि जब मैंने कागजात दे के नहीं, मैं बोला हाफिज़ नहीं, तो फिर मुझे रिलाइज होगा ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उनको आज वो पकौड़े समोसे की दावत दे दी, और वो पकौड़े और समोसे तो समोसे पकौड़ों की दावत में भाई उनका फिर वो आज पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज है गवर्नर सिंध पर? पार्टी को एतराज ये है कि देखें, गवर्नर जो है ना वो MQM का अहदेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो MQM का अहदेदार है। अब जब इलेक्शन करीब आ गए हैं और नया ज़ाब्ता अखलाक आ गया है, इलेक्शन कमीशन दे दिया है कि कोई सेनेटर का नुमाइंदा होता है, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई ये वो मुहिम नहीं चला सकता। तो ये गवर्नर असरअंदाज होंगे सिंध के इलेक्शन में, खासतौर से इन्हीं इलाकों में। तो पीपल्स पार्टी ने ये एक चीज़ जमा कर दी है कि अगर इलेक्शन आप वाकई कराने जा रहे हैं तो ये गवर्नर हमें मंजूर नहीं है, कोई गैर जानेदार गवर्नर ला के रखें, भले चाहें तो इलेक्शन के बाद फिर देख लेंगे जिसको जो बनाना चाहे। सर इतने टाइम मेरे ख्याल में गिना जा चुका है। आपको भी लगता है गवर्नर साहब की तब्दीली? गवर्नर रियासत का नुमाइंदा होता है, और जब ये PDM की इत्तेहादियों की हुकूमत थी, PDM के इत्तेहादियों की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी यही गवर्नर थे, और रियासत के नुमाइंदे के तहत उन्हें किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। लेकिन उस वक्त राब्ता कमेटी के इजलास गवर्नर हाउस में होते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंह को यूं मोड़कर बैठी रहती थी। क्या कर लेते थे? तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे अरे थे। मेरी बात मैंने इसलिए पहले वजाहत कर दी कि गवर्नर रियासत का नुमाइंदा होता है और वो पार्टीदार नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं थे कहना चाह रहे हैं उस वक्त? सही, उस वक्त एतराज़ नहीं था। अच्छा, तो मैंने जिस तरह अपनी गुफ्तगू को शुरू में कहा था, हम इख्तिताम में भी उन्हीं लफ्ज़ों पे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जहां उनका मफाद होता है तो उसे उस वक्त हाँ कर देती है, जहां नहीं होता फिर बाद में ना कर देती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, जहां मैंने गुफ्तगू हमने शुरू में स्टार्ट की थी, वहीं से लेकर इख्तिताम तक वही है। MQM जमात आमने सामने, गवर्नर साहब की दोस्ती, ये क्या MQM और गवर्नर साहब के दरमियान में कुछ तलखियाँ हैं? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो जमात है, MQM पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात की बात, वो खत्म हो चुकी है PSP। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो MQM जमात पाकिस्तान है, उसी के तो गवर्नर हैं। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज़िंदगी दे, सही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो जमात है, उनकी जो रवैया है वो आजकल थोड़ा सा मज़ाहमती हुआ है, तो इसलिए वो जमात पर गाइज बरस रहे हैं, बरस रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी पर भी बरसेंगे। अब ज़ाहिर जगह तो इलेक्शन का वक्त है ना भाई, तो ज़ाहिर उनके मामलात अलग हैं। और गवर्नर को तो बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात ने एक इजलास के अंदर कह दिया था, इधर तुम उधर हम, और हो चुका तो ये। उनको तो वो तलाक हो चुकी थी,
हो चुकी थी यह है तलाक तो हो जाती है ना, फिर दोबारा के हलाला करना पड़ता है। नहीं 3 मरतबा नहीं कहा ना, 1 मरतबा का है। अब हलाला नहीं 2 मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा के लिए अब वक्त नहीं है, तो अब हलाला हो सर आप कुछ कहने जा रहे थे आखिरी कमेंट आप? इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। चले जी आज का प्रोग्राम नहीं कहूँ तो अच्छा है, बारह जाने रहने दें। वो हलाला जो वलाला रहने दें। नहीं वो जो बात आप कर रहे थे पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तब पीपल्स पार्टी ने इतना उठाया ना कि ये आने वाले जनरल इलेक्शन में फर्क डाल सकते हैं और आपके ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इनको नहीं होना चाहिए केजरीवाल को, तो ये पीपल्स पार्टी ने कहा एहतियात रिकॉर्ड करा दिया। ये वाकई इलेक्शन नहीं होने वाले थे, या अगर इलेक्शन आगे नहीं हो तो भले नहीं ना, ये नहीं हो सकता। गवर्नर रियासत का नुमाइंदा है, उसका किसी लेकिन अभी वो रियासत का नुमाइंदा नहीं है, वो एमक्यूएम का एक अहदेदार है भाई। मैं तो उस वक्त भी था जब तो उस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे थे भाई। अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आप मेरी बात देखिए भाई, सादी सी बात है कि गवर्नर रियासत का नुमाइंदा। पीपल्स पार्टी की शिकायत के बाद हटाया जा सकता है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत थी उसी वक्त करती है जब कोई बड़े शिकायत करते हैं, तो वरना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है सर आपने कह दिया तो हम सर आपने कह दिया है तो हम मान लेते हैं। उन्होंने दोस्तों भी मान लिया। नहीं, इसका मतलब पीपल्स पार्टी उन बड़ों की फेवरेट नहीं है, वरना उनके कहते हटा देते। अरे पीपल्स पार्टी कभी उन बड़ों के पाँव में गिर जाती है वक्त आने पर, और आपको नहीं मालूम क्या? आपको तो इनका मालूम है, मैंने खुद बोला मेरी सुई हुई अटकी हुई जहाँ से भी शुरू हो रहा है। चलिए आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों को। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, अब क्या रहेगा हम इंतजार। इंशाल्लाह के प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पास।